हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस बार यूपी गवर्नमेंट ने एग्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ी चेंजिंग की है। वो चेंजिंग आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दोस्तों, इस बार की परीक्षा में जो एमसीक्यूज होंगे इनकी संख्या 20 होगी। अर्थात कितने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। विगत वर्षों में इन प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी होती थी? 6 होती थी। लेकिन इस बार यूपी गवर्नमेंट चेंजिंग कर दी है और एमसीक्यूज की संख्या में बढ़ोतरी करके इसको कितना कर दिया है? 20 कर दिया। दोस्तों, प्रत्येक एमसीक्यूज, प्रत्येक बहुविकल्पीय एक अंक के होंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। कितना होगा दोस्तों? 3:4 होगा, 4:3 होगा, 9:16 होगा, 16:9 होगा। ये आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दो गोले हैं जिनके आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 3:4 होगा, 4:3 होगा, 9:16 होगा, 16:9 होगा। कितना होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों, गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। सबसे पहली चीज तो गोले का आयतन कितना होता है? दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आयतन से लेकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल तक आपको आर की जरूरत पड़ती है। आर त्रिज्या, गोले की त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पहुंचने से पहले आपको क्या पता करना होगा? आर पता करना होगा। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 20 आएंगे इस बार, और ये एक एक नंबर के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बहुविकल्पीय आपका गलत हो गया, एक नंबर कट जाएगा। तुक्का नहीं मारना एग्जाम में, तुक्का नहीं मारना है। अच्छे से हल करके एक नंबर फिक्स है आपका बहुविकल्प पे। अगर आपने बिल्कुल सही किया है तो आपको नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा ही गलत कर दिए, तुक्का मार दिए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे ऑप्शन पे तुक्का मार दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको छोटा सा सॉल्व कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। बोर्ड एग्जाम को बार नहीं देना है, एक ही बार देना है और जबरदस्त देना है। इसीलिए बहुविकल्पीय 20 है, इनकी संख्या 20 है। अच्छे से करिए, 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं इसको। दोस्तों, आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन दिया। दोस्तों, आपको त्रिज्या की जरूरत है। मान लीजिए, माना गोलों की त्रिज्या, गोलों की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? माना गोलों की त्रिज्या क्रमशः, दो गोले हैं ना, गोलों की त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। R1 व R2 है। गोलों की त्रिज्या R1 व R2 है तथा आयतन क्रमशः V1 व V2 है। आपने मान लिया दोस्तों, माना गोलों की त्रिज्या R1 R2 है तथा आयतन V1 व V2 है। आपको दिया क्या है दोस्तों? V1:V2 दिया है। कितना? 64:27। कितना दिया दोस्तों? 64:27 दिया है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दोस्तों, पहले गोले के लिए कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब। आपने पहले की त्रिज्या R1 मानी, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ पे 64:27 हो जाएगा। 64:27 हो जाएगा दोस्तों। 4/3 पाई कांस्टेंट टर्म में दोस्तों कट जाएगा, वैल्यू सेम होती है, ऊपर नीचे कट जाएगा। क्या बच गया? R1/R2। यहां भी क्यूब बच गया, ऊपर और नीचे भी। इसको क्या देखो, इसको क्या बचा यहाँ पे? 64/27। R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब बराबर 64/27। इसे हम दोस्तों R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। भाई
पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, अपॉन में है, तो r1/r2 का होल क्यूब कर सकते हैं इसको। 64/27 को दोस्तों क्या हम 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं? हाँ, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 होता है। बेसिस से पावर सेम है दोस्तों, याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। यदि राइट हैंड लेफ्ट हैंड में बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो कंपैरिजन में उनके बेसिस भी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। यानी r1/r2 दोस्तों कितना मिल जाएगा आपको? 4:3, यानी 4/3 मिल जाएगा। r1 और r2 का रेशियो कितना आ गया? 4:3 आ गया दोस्तों। लेकिन आपको क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, आपको क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा दोस्तों? कितना होगा दोस्तों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। पहले गोले के लिए 4πr1² 4πr2²। 4π कांस्टेंट टर्म है, कट जाएगा, क्या बच गया? r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 की वैल्यू 4/3, आपने आगे नोट कर लिया इसको। 4/3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी आपको क्या मिल गया? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना मिल गया? 16:9। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 16:9 मिल जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आप कहोगे सर इतना टाइम तो होता नहीं है, हम इतना लंबा सॉल्व करेंगे। नहीं, 3 घंटे 15 मिनट पर्याप्त समय होते हैं, आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर यही बहुविकल्प आप गलत कर दोगे, 20 नंबर आपका वैसे चला जाएगा। अच्छे से करना है, समझ के करना है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 22:7, 14:11, 7:22, 11:14। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि एक वृत्त है जिसका परिमाप किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा दोस्तों? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 22:7 होगा, 22:7 होगा, या 14:11 होगा, या 7:22 होगा, या 11:14 होगा। कितना होगा ये आपको पता करना है। एग्जैक्ट आपको पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, हल कर लीजिए। तुक्का नहीं मारना दोस्तों, तुक्का नहीं मारना है, सब क्वेश्चन होगा, आराम से करना है। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। वृत्त का परिमाप दोस्तों, वृत्त का परिमाप अर्थात उसकी परिधि की बात हो रही है। परिमाप यानी कि परिधि, वृत्त के लिए परिधि की बात हो रही है। वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr होती है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 4 भुजाएं होती है ना, 4 भुजाओं को जोड़ लीजिए, 4 इंटू साइड हो गया ना, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिमाप 2πr दोस्तों। समझ में आ रहा है? आइए हल करते हैं दोस्तों। एक बहुविकल्पी आपको हल करके करना है, आराम से करना है, टाइम बहुत है आपके पास, आराम से करना है। हल करें दोस्तों। माना वृत्त की त्रिज्या, r, तथा वर्ग की भुजा मान लीजिए कोई वेरिएबल, वर्ग की भुजा a है। मान लीजिए एक भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा कितनी? a। वृत्त की त्रिज्या मान लिए r है, वर्ग की भुजा मान लिए a है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों? प्रश्नानुसार दिया क्या है कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि, हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि जो है वो वर्ग के परिमाप के क्या है? वर्ग के परिमाप के बराबर है दोस्तों। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, परिधि 2πr, परिमाप 2πr, और वृत्त की परिधि 2πr हो गई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। भुजा कितना माना है आपने? a माना है, तो 2πr बराबर क्या? 4 इंटू a, 4a, r निकाल लीजिए। ये ज्ञात कर लीजिए कि उसकी त्रिज्या कितनी गुनी है। देखिए हम क्या पता करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या उसकी वर्ग के परिमाप की कितनी गुनी, चेक कर लेते हैं क्या है। तो त्रिज्या ये देखिए, ये गुणा में है, उधर जाएंगे भाग में। r बराबर क्या आ गया दोस्तों? 4a/2π, 4a/2π,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। नहीं, आर जो आ गया वो 2a अपॉन पाई आ गया। आर क्या आ गया? 2a अपॉन पाई, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के 2 अपॉन पाई यानी 2 बटे पाई गुना है। वर्ग की भुजा के 2 बटे पाई गुना है दोस्तों। त्रिज्या आपने निकाल लिया। क्या चाहिए आपको? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अनुपात चाहिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। आपने उसने क्वेश्चन में क्या कहा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर दोस्तों। भुजा आपने ए माना इसलिए ए का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा आपने ए माना इसलिए ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू आपने पता करी है, आर की वैल्यू पता करिए कितना? 2a अपॉन पाई। कितना पता किया है? 2a अपॉन पाई पता किया है। और का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ना आर स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर है नीचे। आगे बढ़िए, आराम से करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बहुत होता है आपके पास, आराम से करेंगे। 20 प्रश्न आएंगे, गलत नहीं करना है। 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4a। पाई का भी स्क्वायर तो 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। पाई से एक स्क्वायर, पाई से एक पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो स्क्वायर है ना, तो एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या? यहाँ बचा 4a स्क्वायर अपॉन, ये इसमें जाके गुणा हो जाएगा। ये कहां चला जाएगा? a स्क्वायर पाई के साथ, तो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? क्या बचा है? 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 कहां चला जाएगा दोस्तों? ऊपर चला जाएगा। हो जाएगा 4 × 7 अपॉन 22। काट दीजिए। 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। काट दिए ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14/11, 14/11 यानी कि 14:11, 14:11 दोस्तों। यदि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 14:11 हो जाएगा। अच्छे से करना है आपको, बहुत अच्छे से करना है, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी 32, 33, 34 या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक, कुछ प्रेक्षणों के बहुलक 45 है और माध्य 27 है। माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी? 32 होगी, 33 होगी, 34 होगी या इनमें से कोई नहीं होगी? आपको पता करना है दोस्तों। चलिए पता करते हैं। आइए चलिए पता करते हैं दोस्तों। ये तीनों माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। तीनों क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। इन तीनों में क्या संबंध होता है दोस्तों? एक ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर, इन तीनों में क्या संबंध होता है दोस्तों? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। 3 गुणे माध्यिका माने 2 गुणे समांतर माध्य। माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। माध्य को समांतर माध्य कहते हैं, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माने 2 गुणे समांतर माध्य होता है दोस्तों। दिया क्या है? दिया क्या है दोस्तों? बहुलक। कितना दिया है बहुलक? बहुलक कितना दिया है दोस्तों? बहुलक कितना दिया है? 45। कितना दिया है? 45। माध्य कितना दिया है दोस्तों? माध्य कितना दिया है? 27। माध्य कितना दिया है? 27। आपको निकालना क्या है? आपको क्या निकालना दोस्तों? माध्यिका निकालना है। आइए, बहुलक कितना दिया है दोस्तों? बहुलक कितना दिया है दोस्तों? 45। तो 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। 3 गुणे माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका रहने दीजिए, 2 गुणे माध्य, समांतर माध्य। माध्य कितना दोस्तों? 27। कितना दोस्तों? 27 है। 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, 2 गुणे 27 दोस्तों। 27 गुना कितना हो जाएगा? 54।
27 को 2 गुना दोस्तों 54, 2 7 14, 2 3 4 1 5, ये माइनस में इधर आएगा दोस्तों, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्यिका, बराबर 3 गुणे माध्यिका। 45 और 54 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 99, 45 और कितना हो जाएगा 99, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, किसमें भाग में, कर लीजिए माध्यिका बराबर कितना दोस्तों 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना दोस्तों माध्यिका कितना हो गया, माध्यिका कितना हो गया दोस्तों 33 हो गया, कितना हो गया 33 हो गया, माध्यक कितना दोस्तों 33 हो जाएगा। इस प्रेक्षण के लिए जिनका माध्यक जिनका बहुलक 45 माध्य 27 उनका माध्यक या माध्यिका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं 77 और 99 का लासा 693 है तो इनका मासा होगा 11, 7, 9 या 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याएं 77 और 99 हैं, दो संख्याएं 77 और 99 हैं, यदि इनका लासा दोस्तों लघुत्तम समाप वर्ग यानी कि एलसीएम 693 है, 693 है, तो इनका मासा महत्तम समाप वर्ग यानी कि एचसीएफ कितना होगा दोस्तों 11 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 22 होगा, कितना होगा ये आपको पता करना है दोस्तों। लासा दोस्तों एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, गहराई समझिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, विभाजित तो हो जाती है, वो 693 है, वो 693 है। तो मासा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, वो क्या है 11 है, 7 है, 9 है, 22 है। आपको पता करना है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अच्छे समझ लीजिए दोस्तों। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पे 693 दिया है, 77 और 99 का एलसीएम यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन है 693 है, जो 77 और 99 से डिविजिबल है। तो एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वह हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, वह बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा, जो दोनों को कर देगा डिवाइड कर देगा, 77 99 को डिवाइड कर देगा दोस्तों। आइए हल करते हैं, आइए हल करते हैं दोस्तों। संख्याएं एलसीएम दिया है 77 और 99 का, 77 और 99 का एलसीएम दोस्तों कितना दिया है, कितना दिया है 693, कितना दिया है दोस्तों 693। आपसे पूछ रहा है कि 77 और 99 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों। दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी है दोस्तों, दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यदि दो संख्याएं ए और बी हैं तो इनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। पहली संख्या यहाँ पे 77 दी गई है, पहली संख्या 77 दी गई है, दूसरी संख्या 99 दी गई है, तो 77 गुणे 99 जो होगा उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। एलसीएम यानी कि लासा, एलसीएम यानी कि लासा, मासा यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, वही आपको पता करना है। एलसीएम 693 दोस्तों, 693। एचसीएफ दोस्तों आपको पता करना है, मासा पता करना है 77 गुणे 99, ये गुणा में दोस्तों इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर एचसीएफ बच जाएगा आपका। चलिए काट दीजिए इसको, 11 से काटिए, देखिए 11 से कट रहा है, 11 7 जा 77,
11 7 जा 77, 11 6 जा 66, 3 बच गया 69 है ना, 11 6 जा 66, 3 बच गया 33 हो गया, 11 3 जा 33, 11 7 जा 77, 11 6 जा 36, 11 3 जा 33। योग समझ में आ रहा होगा। और काटिए 9 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। बचा क्या दोस्तों? बचा 7 इंटू 11 अपॉन 7 इज इक्वल टू HCF, दोनों संख्याओं का HCF। 7 एकम 7 कट गया, बचा क्या? 11, 11 बच गया केवल। हम कहेंगे दोस्तों कि HCF 77 और 99 का, 77 और 99 का HCF क्या होगा? 11 होगा दोस्तों। कितना होगा? 11 होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हम कहेंगे 77 और 99 को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर कौन है? 11 है। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में √2 माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में √2 प्लस √3, दोनों इनटू में है, और चौथा ऑप्शन आपका है 2 √7 अपॉन 7। दोस्तों ये 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से आपसे पूछा है कि कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों कुछ रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले रिवीजन कर लीजिए। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। देख लीजिए, √2 प्लस √3 ऐड होगा? नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। सेम होता √2 ऐड हो रहा है तो 2 √2 होता, फिर भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग चाहे वो सेम है चाहे वे नहीं है तो उनका योग क्या होगा? अपरिमेय होगा। ऐसे ही 2 अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस, अंतर, 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर अगर वे सेम है, अगर वे सेम है तो 0 हो जाएगा, एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, यानी योग अपरिमेय संख्या। डिफरेंस, अंतर, अगर वे सेम नहीं है तो अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर सेम है, अगर सेम है, अपरिमेय संख्याएं सेम है तो गुणनफल आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर वे सेम नहीं है तो गुणनफल भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर संख्याएं सेम है तो परिमेय संख्या होगा, अगर सेम नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है? अपरिमेय संख्या होगा। डिवाइड की बात कर लें, 2 सेम अपरिमेय संख्याएं हैं और डिवाइड में है तो परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो अपरिमेय रहेगा। ऐसे इसमें आपसे क्या पूछा है? कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? दोस्तों आपको चेक करना है कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। 2 में से 3 जाएगा √, का 2 माइनस √3 है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस अगर वो सेम नहीं है तो अपरिमेय होगा। यहां पे एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये रूल भी समझ लीजिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होगा वो अपरिमेय होगा, और डिफरेंस भी जो होगा वो अपरिमेय होगा। समझ में आ रहा है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और डिफरेंस क्या होगा? अपरिमेय होगा। और गुणनफल, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल
अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय होता है। ये देखते हैं, परिमेय माइनस अपरिमेय, दो परिमेय है माइनस √3 अपरिमेय है। डिफरेंस की बात हो रही है, अपरिमेय होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। दूसरे चेक करिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सेम नहीं है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय ही होगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होगा। आप स्क्वायर करोगे तो वो भी अपरिमेय रहेगा। ए प्लस, आप चाहो तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके चेक कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके चेक कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ, 2√2 माइनस √3 प्लस √3 यहां चेक करना है आपको। आइए चेक करते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, √2 माइनस √3, अगले ब्रैकेट में √2 प्लस √3, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, स्क्वायर से अंदर कैंसिल हो जाएगा, -3 बच जाएगा, -1 बच गया। ये आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चौथा चेक कर सकते हैं, लेकिन जब एक सही मिल गया तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड में एक भी सवाल गलत नहीं आएंगे, आपको सही पहले ही मिल गया तो आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने पहला चेक कर लिया, ये नहीं है, ये मतलब अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको क्या बताना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है? ये अपरिमेय है। भाई परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर सदैव अपरिमेय होता है, स्क्वायर करोगे तो वो भी अपरिमेय रहेगा। दूसरे में चलेंगे, योग की बात हो रही है, अपरिमेय संख्याएं दोनों हैं, अलग अलग है, तो क्या होगा? अलग अलग है। अगर सेम होता तो क्या होता? देखिए, अगर √3 प्लस √3 का अगर होल स्क्वायर होता तब क्या होता दोस्तों? तब हो जाता 2√3 ब्रैकेट में इनका होल स्क्वायर करेंगे, 4 × 3 = 12। एक परिमेय संख्या अगर सेम अपरिमेय संख्याएं हैं और उनका योग है और स्क्वायर की बात कर रहा है तो वो परिमेय होगा। स्क्वायर की बात कर रहा था ना, इसलिए परिमेय है। लेकिन अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी बन रहा था, सेम थे, लेकिन सिंबल चेंज था, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 2 में से 3 जाएगा -1, एक पूर्णांक है, एक क्या है? ये माइनस का, ये पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2√7/7 है, चेक करेंगे तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या को भाग दिया जाए तो अपरिमेय ही आएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा 6वां प्रश्न है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा ऑप्शन है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। दूसरा, उपरोक्त दोनों, या चौथा ऑप्शन आपका है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण, उन त्रिभुजों के संगत कोण क्या है? बराबर हो दोस्तों। दोनों त्रिभुज संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए हल करते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लीजिए ABC है और एक त्रिभुज DEF है, तो ये समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं दोस्तों? जब इनके संगत कोण, ई वाला ई कोण B के बराबर, कोण B E के बराबर, कोण A D के बराबर, कोण C F के बराबर हो। ये तीनों क्राइटेरिया हो, दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। ए क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। दो त्रिभुजों के अगर दो कोण, पहले त्रिभुज का 2 कोण, दूसरे त्रिभुज के 2 कोण, दो संगत कोण, दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर है, कोई 2 कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है ना, तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक्सोसिएंस होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक्सोसिएंस होता है। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर ए जो है वो D के बराबर, B जो है E के बराबर, तो C क्या हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे।
दोनों त्रिभुज क्या होंगे दोस्तों? समरूप होंगे। यानी क्या? कब समरूप होंगे? जब दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो दोस्तों? बराबर हो। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो दोस्तों? बराबर हो। अगला क्या? भुजाएं। जब इनकी भुजाएं AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF हो, AC अपॉन DF हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समान अनुपाती हैं, तो वे दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं दोस्तों। दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका विलोम यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उनकी भुजाएं संगत भुजाएं, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं। यानी यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, समान अनुपाती हो, तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। यहाँ उपरोक्त दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त दोनों संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समान अनुपाती में है, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा दोस्तों? समरूप हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? उपरोक्त दोनों। नोट कर लीजिए दोस्तों। हमारा 7वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों समीकरण दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और कुछ कथन दिए गए हैं, ABCD करके कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। सबसे पहला कथन है दोस्तों, दिए गए समीकरण का विविक्त कर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्त कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ऑप्शंस हैं A और B सही है, A और D सही है, C और D सही है और केवल A सही है। दोस्तों आइए विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों कि एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको कोई द्विघात समीकरण है और इसके लिए जो कथन कहे गए हैं कि इसका विविक्त कर शून्य से कम है, इसके कोई मूल वास्तविक नहीं है, विविक्त कर शून्य है, मूल वास्तविक है, कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें A B सही है, A D सही है, C और D सही है, या केवल A सही है? ये आपको पता करना है दोस्तों। दोस्तों विविक्त कर की बात यहाँ पे कही गई है, मूल की बात कही गई है, तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या दोस्तों कि उस समीकरण को हल करने पर जो उसका यक्ष का मान निकलेगा, ऐसा यक्ष का कौन सा मान होगा जो समीकरण को संतुष्ट कर देगा, समीकरण का मूल कहलाता है। उनकी प्रकृति जानने के लिए मूलों की प्रकृति जो है दोस्तों वो विविक्त कर पर डिपेंड करती है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति उसके विविक्त कर पर डिपेंड करती है। दोस्तों विविक्त कर क्या होता है? D बराबर, विविक्त कर क्या होता है दोस्तों? D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। इसके बारे में हम डीप चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहलाता है। समीकरण के मूलों की प्रकृति इसी विविक्त कर पे डिपेंड करती है कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। दोस्तों एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूं दोस्तों। यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ गया, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ गया, तो मूल जो होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? वास्तविक होती है। मूल वास्तविक होते हैं। मूल क्या होते हैं दोस्तों? वास्तविक होते हैं। वास्तविक में दो कंडीशन है, समान और असमान का।
समान होंगे या असमान होंगे, बराबर होंगे या बराबर होंगे। वास्तविक तो हो गए, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर, मूल वास्तविक तो हो गए, लेकिन समान कब होंगे? जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। डी का मान केवल और केवल 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होंगे? वो असमान। सॉल्व करोगे, यक्स का जो मान आएगा दोस्तों वो वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा? असमान होगा। यदि डी का मान 0 से क्या है? केवल और केवल बड़ा है। यदि बराबर है तो वास्तविक तो होगा ही, और साथ में समान भी होगा, बराबर भी होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि डी का मान अगर 0 से छोटा आ गया, डी का मान 0 से क्या आ गया दोस्तों? छोटा आ गया, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे दोस्तों। काल्पनिक मूल होंगे, अपरिमेय होंगे। काल्पनिक मूल होंगे, अपरिमेय होंगे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। चलिए विविक्त कर की बात कर रहा था, हम समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस समीकरण का व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दोस्तों। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है दोस्तों। ए की वैल्यू, ए बराबर तुलना करोगे आप तो ए का मान 2 आ जाएगा, बी का मान तुलना करोगे -4 आ जाएगा, और सी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। सी का मान 3 आ जाएगा। जब इसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करोगे तो ए क्या है? x² गुणांक, यहाँ पे 2 है। यक्स क्या है? बी क्या है? यक्स का गुणांक, यहाँ पे -4 है। सी कांस्टेंट टर्म है, अचर पद होता है, 3 दिया यहाँ पे। ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान 3 आ गया। विविक्त कर की बात कर रहा था दोस्तों। विविक्त कर डी बराबर b² -4 ac किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति इसी विविक्त पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। डी बराबर b² -4 ac, बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है दोस्तों। डी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू -4 16 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 16। 4 दूनी 8 त्रिक 24, माइनस का 24, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा दोस्तों। घटाइए, डी का मान आ गया -4। डी का मान 16 में से 24 जाएगा दोस्तों, कितना? 8। डी का मान कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया भाई। प्लस माइनस माइनस, 16 में 24 जाएगा तो -8 ही बचेगा। डी का मान कितना आ गया दोस्तों? -8। डी का मान कितना आ गया? -8, यानी डी 0 से क्या है? डी 0 से क्या है? छोटा है दोस्तों। डी क्या है? 0 से छोटा है, और जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। चेक करते हैं ऑप्शंस। दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है, ऑप्शन सही है। 0 से कम है दोस्तों, -8 आया, 0 से कम है ना, ऑप्शन पहला सही है। कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन बी भी आपका क्या है? सही है। कोई मूल वास्तविक मिले नहीं, जब छोटा मूल कल्पनीय होंगे, काल्पनिक होंगे। तीसरा ऑप्शन, समीकरण का विविक्त कर 0 से 0 है। समीकरण का विविक्त कर 0 है, कहाँ 0 है? 0 से कम आया है, ऑप्शन गलत। समीकरण के मूल वास्तविक है, कहाँ वास्तविक है? काल्पनिक है, गलत। पहला ऑप्शन और दूसरा सही है। आपका पहला कथन सही है, ए कथन सही है, बी कथन सही है, लेकिन सी कथन और डी कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन चेक कर लो, ए और बी सही है, बस यही आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1, ए और बी, कथन ए और बी क्या है? सही है। आइए समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों देखिए हमारा 8वां प्रश्न है, संख्या पाई है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, या दोनों है, या प्राकृतिक संख्या है? आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या ऑप्शन है? प्राकृतिक संख्या। तो पाई तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पाई नेचुरल नंबर है नहीं है। परिमेय संख्या है, चेक करते हैं दोस्तों। जनरली मेंसुरेशन में हम लोग पाई की वैल्यू कितना यूज करते हैं? 22/7 यूज करते हैं, 3.14 यूज करते हैं। क्या ये सही है? मापन की दृष्टि में हम पाई का मान, मापन में हम पाई का मान 22/7 रखते तो हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कभी अशांत और अनावर्ती नहीं होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। परिमेय संख्या भी नहीं होगी। अपरिमेय संख्या, जी हाँ, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय तथा ऑप्शन दोनों सवाल ही नहीं उठता। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बस मापन की दृष्टि में कोई दूरी जो है दोस्तों वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस नापते हैं तो क्या ये 1 किलोमीटर ही एग्जैक्ट नाप रहे हैं हम लोग? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही, क्या 1000 मीटर एग्जैक्ट है? 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में और आगे जाते तो यानी दूरी मापन में जो दूरी हम मापते हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। तो पाई का मान जो हम 22/7 रखते हैं, 3.14 रखते हैं, क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं है। पाई का मान जो हम लोग रखते हैं क्या एग्जैक्ट है? ये एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों। पाई का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कभी अशांत अनावर्ती नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। कर लीजिए। जी दोस्तों, देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न है। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य होगा 2, 3, 4 या 5। दोस्तों क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य होगा 2, 3, 4 या 5 होगा। दोस्तों आइए देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन हमसे कहां तक पूछा है? 1 से 10 तक संख्याएं। 1 से 10 तक के बीच में 1 को लेकर कहां तक? 10 तक कितनी विषम संख्या है दोस्तों? 5 है। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7 और 9। 1 से 10 के बीच में 1 को लेकर 1 और 1 से 10 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? 1, 3, 5, 7 और 9। 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 5। 1, 3, 5, 7 और 9। इनका माध्य क्या होगा दोस्तों? इनका माध्य क्या होगा दोस्तों? आइए पता करते हैं। माध्य को दोस्तों x बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9। वही 5 संख्याएं तो हैं 1 से 10 तक। विषम संख्या की बात हो रही है। विषम संख्या की बात हो रही है दोस्तों। 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 5। 1, 3, 5, 7 और 9 कुल संख्याएं 5 संख्याएं हैं। आइए देखते हैं। 1, 3, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 9, 25। 16 9 दोस्तों 25। 25 बटे 5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 5 × 25। माध्य कितना होगा दोस्तों? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है। रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है 4, 0, 0, 4, 0, -4 और -4, 0। तो क्वेश्चन ने कहा है कि दो रेखाएं हैं, एक x = 0 है और दूसरी रेखा है 2x + 3y = 12। इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा दोस्तों? 4x, 0 होगा, 0, 4 होगा, 0, -4 होगा, फिर -4, 0 होगा। दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। दोस्तों देखते हैं, हल करते हैं। पहली रेखा दोस्तों x = 0, x = 0। पहली रेखा x = 0 है दोस्तों। दूसरी क्या है? 2x + 3y = 12। ये है। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इनका प्रतिच्छेद बिंदु आपको पता करना है। आइए समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा दोस्तों? तो हो जाएगा 2 × 0 + 3y बराबर 12 हो गया। 2 × 0 + 3y = 12 हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं।
ये इसका मान 0 हो जाएगा भाई। 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही जाएगा। यहाँ पे बचा है 3y बराबर 12, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 4। आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? अतः प्रतिच्छेद बिंदु 0,4 होगा। प्रतिच्छेद बिंदु 0,4 होगा। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है दोस्तों? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटेंगी, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वो बिंदु कौन सा होगा? 0,4 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।